जिन भारतवंशियों की उपलब्धि और कामयाबी पर हम इतना खुश होते हैं, उनसे हमारे देश को कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। आज दुनिया के 8 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख भारतीय मूल के हैं, जिनमें ब्रिटेन के अलावा मॉरिशस, सिंगापुर, सेशल्स, गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपतियों का नाम शामिल है। इसके अलावा पुर्तगाल के मौजूदा प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के ही हैं। आज पूरी दुनिया में भारतीय मूल के लोगों की आबादी भारत से बाहर 3 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें 200 से ज्यादा प्रभावशाली लोग 15 देशों की सरकारों में बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और इनमें अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी हैं। यहां बात सिर्फ राजनीति की नहीं है। आज अलग अलग क्षेत्रों की दुनिया की 500 सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में से 58 बड़ी कंपनियों के सीईओज भारतीय मूल के हैं और इन कंपनियों में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अल्फाबेट, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इस तरह की कंपनियां। यानी अगर आप देखेंगे तो आज भारतीय मूल के लोग न सिर्फ बड़े बड़े देशों की सरकारों को चला रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत को इनसे आज तक कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। इन लोगों से हमारा नाता सिर्फ इतना रहता है कि ये भारत से आते हैं, इनका संबंध भारत से है, लेकिन इसके अलावा इन्हें बनाने में, इन्हें उनके पद तक स्थापित करने में भारत का या हमारा कोई खास योगदान नहीं है। यानी इन लोगों को हम अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते और हम कर भी नहीं पाए। इस बात को आप एक स्टडी के जरिए समझिए। वर्ष 2018 में ब्रिटेन के एक थिंक टैंक जिसका नाम है हायर एजुकेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, उसने सॉफ्ट पावर इंडेक्स रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह बताया कि दुनिया के 60% से ज्यादा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजाओं महाराजाओं ने अपनी उच्च शिक्षा या तो अमेरिका में हासिल की या फिर वो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए गए। इस रिपोर्ट में तब यह लिखा था कि दुनिया के 53 देशों के 58 राष्ट्राध्यक्षों ने अमेरिका में, 52 देशों के 57 राष्ट्राध्यक्षों ने ब्रिटेन में, फ्रांस में 40, रशिया में 10, ऑस्ट्रेलिया में 9 और भारत में सिर्फ 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शिक्षा हासिल की है। यानी ज्यादा जो आप देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन, दुनिया के कम से कम 100 से ज्यादा देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, या तो वो अमेरिका में पढ़े हैं या ब्रिटेन में पढ़े हैं। इनमें भूटान के राजा और वहां के प्रधानमंत्री के अलावा म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की शामिल हैं, जो भारत में पढ़ी हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी उच्च शिक्षा या तो ब्रिटेन में हासिल की या फिर अमेरिका में। और जब ये लोग वहां की यूनिवर्सिटी से पढ़कर बाहर आते हैं, अपने देश की राजनीति में वापस आते हैं, अपने संवैधानिक पदों पर बैठते हैं, तो ये लोग दिल और दिमाग दोनों से वहीं के हो चुके होते हैं जहां इन्होंने पढ़ाई की होती है और ये देश भी इन लोगों को अपने विचारों और अपनी सोच के हिसाब से ढाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी, तब हमारे देश में उनकी जीत का बड़ा जश्न मनाया गया। लोगों ने बहुत पटाखे फोड़े। लेकिन आज आप खुद सोचिए, कमला हैरिस ने भारत के लिए अब तक क्या किया है। कड़वा सच यह है कि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं जरूर, लेकिन वो मन से भारतीय नहीं है और कश्मीर के मुद्दे पर उनके विचार भारत के पक्ष से बिल्कुल अलग रहे हैं। यानी कमला हैरिस का उस पद पर बैठने का भारत को कोई फायदा नहीं हुआ, बावजूद इसके कि हम मानते हैं कि वो भारतीय मूल की है। इसी तरह ऋषि सुनक भी भारतीय मूल के हैं जरूर, लेकिन मन से शायद भारतीय नहीं है, बल्कि वो मन से आज भी ब्रिटेन के नागरिक हैं। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और जो ब्रिटेन के लिए सही होगा वो करेंगे, ना कि भारत के लिए। और इसीलिए कुछ लोग उनके लिए, या वहां पर रहने वाले बहुत सारे जो एशियाई मूल के लोग होते हैं, उन्हें वहां कोकोनट या ओरियो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बुलाया जाता है, जो असल में एक नस्लीय टिप्पणी है। ब्रिटेन के कुछ लोग मानते हैं कि ऋषि सुनक बाहर से ब्राउन जरूर है, यानी उनका रंग भारतीयों जैसा है, लेकिन वो अंदर से अंग्रेजों की तरह है और वो असल में एक ब्रिट है, ना कि भारतीय। और उन्होंने ये कहा जाता है, वहां पर जो ब्रिटेन के होते हैं उन्हें ब्रिट कहा जाता है और लोगों का वहां ये कहना है कि वो भारतीय से ज्यादा एक ब्रिट है। हालांकि इसके बावजूद ब्रिटेन की कमान ऋषि सुनक को मिलने से आज सबसे ज्यादा खुश भारत के लोग ही हैं, क्योंकि ब्रिटेन वही देश है जिसने हम पर 200 वर्षों तक राज किया। जिस ब्रिटेन ने एक जमाने में हमसे लगान वसूला था, उसी ब्रिटेन के लगाम एक भारतीय मूल के नेता के हाथ में आज आ गई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दिवाली का इससे अच्छा तोहफा और कुछ हो नहीं सकता। यानी हमारे देश के लोग सिर्फ इस बात से खुश और उत्साहित हैं कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और हिंदू हैं, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई क्या है आज आपको जान लेनी चाहिए। ऋषि सुनक भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन उनका और उनके माता पिता का जन्म भारत में नहीं हुआ था,
बल्कि वो पहले अफ्रीकी देश केनिया में रहते थे और बाद में वहां से ब्रिटेन आए। असल में ऋषि सुनक के दादा और दादी अविभाजित भारत के संयुक्त पंजाब में रहते थे। यह आजादी से पहले की बात है, जब एक ही भारत हुआ करता था, जिसकी वजह से उन्हें भारतीय मूल का अभी कहा जा रहा है। और यह बात है 1930 के आसपास की। उस समय संयुक्त पंजाब में गुजरांवाला नाम का एक गांव था, जहां रामदास सुनक का परिवार रहता था और रामदास सुनक ऋषि सुनक के दादा थे। और यह गांव आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। वर्ष 1935 में रामदास सुनक की केनिया में एक क्लर्क की नौकरी लग गई और इसके बाद वो गुजरांवाला से केनिया चले गए और उनकी पत्नी, जिनका नाम था सुहाग रानी सुनक, और उनकी मां गुजरांवाला से दिल्ली आ गए। इसके 2 साल बाद यानी 1937 में उनकी पत्नी और परिवार के बाकी सदस्य भी केनिया शिफ्ट हो गए और इसके बाद कई वर्षों तक ऋषि सुनक के दादा और दादी केनिया में रहे। उनके दादा की कुल 6 संतान थी, जिनमें से 3 बेटे थे, 3 बेटियां। और ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक भी उन्हीं में से एक थे, जिनका जन्म वर्ष 1949 में केनिया की राजधानी नैरोबी में हुआ और वो वर्ष 1966 में पहली बार मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। और इसके अलावा ऋषि सुनक के जो नाना और नानी हैं, वो भी अविभाजित भारत के संयुक्त पंजाब में थे, लेकिन बाद में उनके नाना रघुबीर बैरी को तंजानिया में एक रेलवे इंजीनियर के पद पर नौकरी मिल गई और उनका परिवार भी आजादी से पहले ही भारत छोड़कर तंजानिया शिफ्ट हो गया। बड़ी बात यह है कि बाद में ऋषि सुनक की नानी इंग्लैंड जाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने अपनी शादी के सारे गहने भी बेच दिए थे और फिर वो इंग्लैंड चली गई। इसके बाद में उनकी बेटी, जिनका नाम था उषा, उनकी मुलाकात 1972 में ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक से हुई और वर्ष 1977 में दोनों का विवाह हुआ और इसके 3 साल बाद 1980 में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में ऋषि सुनक का जन्म हुआ। यानी अगर आप देखेंगे तो ऋषि सुनक का परिवार आज से 85 वर्ष पहले ही भारत छोड़कर जा चुका था, जब हमें आजादी नहीं मिली थी। और इसके बाद उनके परिवार ने खुद को दूसरे देशों के हिसाब से ढाला जहां वो रहते थे, यानी केनिया के हिसाब से डाला और बाद में इंग्लैंड के, ब्रिटेन के हिसाब से डाला। और ऋषि सुनक क्योंकि ब्रिटेन में ही पैदा हुए हैं, इसलिए वो ब्रिटेन के सच्चे नागरिक हैं। हालांकि ऋषि सुनक का भारत से जो सबसे बड़ा रिश्ता है वो है उनकी शादी का रिश्ता। उनकी शादी अक्षता मूर्ति से हुई, जो भारत की मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की बेटी हैं। यानी भारत में ऋषि सुनक का ससुराल भी है और वो अक्सर अपने परिवार के साथ यहां आते रहते हैं। आज इन्फोसिस जो कंपनी है, उसकी टोटल नेटवर्थ 6 लाख करोड़ है और इसके अलावा आज ऋषि सुनक की गिनती भी ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में होती है। आज ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के पास लगभग 7,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि ब्रिटेन के महाराजा किंग चार्ल्स III और उनकी पत्नी कैमिला के पास 3,314 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के राजा से, उनकी रॉयल फैमिली से भी ज्यादा अमीर हैं। इसी साल मई 2022 में ब्रिटेन के 250 सबसे अमीर कपल्स की एक सूची जारी हुई, जिसमें ऋषि सुनक और उनकी पत्नी को 222वां स्थान मिला था। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की छवि एक बैंकर की है। वो राजनीति में आने वाले से वहां के 2 प्रतिष्ठित बैंक आने से पहले वहां 2 बड़े बैंकों में बड़े पदों पर काम कर चुके हैं और उन्होंने अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी शुरू की थी। इसके अलावा जो लोग उनके भारतीय मूल का होने पर खुश हो रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि ऋषि सुनक ना तो भारत में पैदा हुए, ना उनकी शिक्षा भारत में हुई। उन्होंने दुनिया की 2 सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की है, जिनमें एक है लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी है अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां से उन्होंने MBA किया और ये दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं। ऋषि सुनक हिंदू समुदाय से आते हैं और बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने धर्म को कभी भी शर्मिंदगी का विषय नहीं माना। यहां ये आप उनसे सीख सकते हैं और यही वजह है कि आज जब उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया तो वहां के लोग ये कह रहे हैं कि अब एक हिंदू ब्रिटेन की सरकार चलाएगा। ऋषि सुनक उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने ब्रिटेन के सांसद के पद की शपथ हिंदू धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर ली थी। इसके अलावा 2020 में जब वो ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने, तब भी उन्होंने दिवाली के मौके पर अपने आधिकारिक आवास, जो उस समय 11 डाउनिंग स्ट्रीट था, वहां पर उन्होंने दिए जलाए थे। और ये तस्वीरें हम आपकी तभी की तस्वीरें हैं, वो आपको दिखा सकते हैं ऋषि सुनक कैसे दिवाली मनाते हैं।
और इस साल जन्माष्टमी के मौके पर भी उन्होंने अपने परिवार के साथ लंदन में एक मंदिर में वो गए थे और इसके बाद वहां हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार उन्होंने गाय की पूजा भी की थी। उस समय भी इस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। इसके अलावा आज जब वो ब्रिटेन के महाराजा से मिलने के बाद प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे तो उनके हाथ में एक कलावा बंधा हुआ था। ये तस्वीर भी अभी हम आपको दिखाते हैं और आप उसे देख पाएंगे। उनके हाथ में एक कलावा बंधा हुआ है जो कि हिंदू अक्सर अपने हाथ में बांध कर रखते हैं। बड़ी बात यह है कि ऋषि सुनक सार्वजनिक जीवन में अपने धर्म को कभी भी छिपाने की कोशिश नहीं करते, धर्म निरपेक्ष बनने की कोशिश में अपने हिंदू धर्म को नहीं छुपाते और इसलिए आज भारत के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू चाहें तो इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं। अब वो भारत के लिए कुछ करें या ना करें यह अलग बात है। दिलचस्प बात यह है कि ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो बहुत सारे लोगों ने भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा को बधाई देनी शुरू कर दी, क्योंकि लोग ऐसा यहां कह रहे थे कि आशीष नेहरा और ऋषि सुनक हूबहू एक जैसे दिखते हैं और भारत में इसे लेकर काफी मीम बन रहे हैं। लोग बहुत मजा ले रहे हैं इस बात का और ये दोनों की तस्वीरें एक साथ लगाकर लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें आप भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा और ऋषि सुनक की तस्वीर आप देखेंगे तो दोनों में बहुत समानताएं हैं। हमारे देश के लोग ऋषि सुनक की भारतीय पहचान को लेकर तो बहुत खुश हो सकते हैं और उन्हें गर्व करना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी याद रखना चाहिए कि ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो भारत से आते हैं। असल में उनके प्रधानमंत्री बनने की दो बड़ी वजह है। पहली है उनकी काबिलियत। 2020 में जब कोविड की महामारी आई तब उस मुश्किल दौर में उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी सरकार में वित्त मंत्री बनाया और उस समय ऋषि सुनक के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। पहला, कोविड के आर्थिक असर को कम करना, दूसरा नौकरियां बचाना और तीसरा कंपनियों को आर्थिक मदद देना ताकि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचे। और इन तमाम चुनौतियों के बीच तब ऋषि सुनक एक विशेष आर्थिक पैकेज लेकर आए थे जिसके लिए उनकी बहुत तारीफ हुई। उन्होंने ब्रिटेन की टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ और होटल इंडस्ट्री को एक अलग योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए दिलवाए। इसके अलावा वो एक जॉब रिटेंशन स्कीम भी लेकर आए जिसके तहत वहां सरकार योग्य कंपनियों को उनके कर्मचारियों की तनख्वाह और दूसरे खर्चों का 80% हिस्सा अपने पास से देती थी। इस स्कीम के तहत वहां लगभग हर कर्मचारी को औसतन महीने में करीब 2.5 लाख रुपए मिलते थे। यानी ऋषि सुनक ने संकट के इस दौर में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को अपने नए आइडियाज के जरिए एक नई उम्मीद दिखाई और उनकी इसी काबिलियत की वजह से वो इतने कम समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उनका राजनीतिक जीवन सिर्फ 7 साल पहले 2015 में शुरू हुआ था जब वो इंग्लैंड के रिचमंड सीट से सांसद चुने गए और उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि वो सांसद बनने के सिर्फ 7 साल के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये सब कुछ उनकी काबिलियत की वजह से हुआ। उनके प्रधानमंत्री बनने की दूसरी वजह है लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन का कोई भी नेता प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता था और इस रेस में उनके खिलाफ 2 ही नेता थे और उन दोनों नेताओं ने भी अपना नाम वापस ले लिया और कंजर्वेटिव पार्टी को इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो ऋषि सुनक को अपना प्रधानमंत्री बना दे। वर्ष 1947 में जब ब्रिटेन की संसद में भारत की स्वतंत्रता पर बहस कराने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया तब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत को लेकर एक बड़ा विवादित भाषण दिया था। आज आप सबको वो भाषण जरूर याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था, अगर आज भारत जैसे देश को आजादी दे दी जाती है तो इससे इस देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में चली जाएगी जो पापी, बदमाश और लुटेरे होंगे। भारत के नेताओं के पास शासन करने की क्षमता नहीं है और वो किसी भूसे के समान होंगे। ये तमाम नेता मीठी जुबान और मूर्ख दिल वाले होंगे जो सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे और इस झगड़े में एक दिन भारत पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और इसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में हवा और पानी पर भी टैक्स लगेगा। अब सोचिए, आजादी के 75 वर्षों के बाद समय का जो चक्र है उसने स्थिति को बिल्कुल पलट दिया है। आज ब्रिटेन की वो नौबत आ गई है कि वहां हवा और पानी पर भी टैक्स लगाने की नौबत है।
इतनी राजनीतिक अस्थिरता है। चर्चिल ने जो भारत के लिए बात सोची थी, जो भारत के लिए उन्होंने कल्पना की थी, वो आज उनके अपने देश पर सही साबित हो रही है।